नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम इस एक छोटे से वीडियो में करंट अफेयर्स को लाए हैं जो DSSSB BPSC 3.0 शिक्षक भर्ती व अन्य सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो लल्लन टॉप क्वेश्चन रसगुल्ले की तरह एग्जाम में टपकने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में हमने खेल, पुरस्कार, अवार्ड व विभिन्न क्षेत्रों संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो पहला प्रश्न है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे या इनको किया जाएगा, यह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, पहला कृषि, दूसरा पत्रकारिता, तीसरा अभिनय और चौथा चिकित्सा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि। ये कृषि से संबंधित थे। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनका जन्म देखिए 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह को भी दिया जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहली बार पूछा जाए भारत रत्न से संबंधित कि सबसे पहली बार जो है भारत रत्न किसे दिया गया। तो सबसे पहला जो सम्मान स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था और इसकी शुरुआत भी 1954 में होती है। अगला टॉपिक देखते हैं भारत रत्न से कि एक वर्ष में हम अधिकतम अपने देश में भारत रत्न 3 दे सकते हैं, यानी 3 भारत रत्न एक वर्ष में प्रदान किया जा सकता है। 2019 के बाद 2024 में भारत रत्न की घोषणा हुई है। अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले से देश का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार पाने वालों की संख्या ये 53 हो गई है। जो हमारे यहाँ पर जो 24 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, इन सभी को मिला करके अभी तक 53 लोगों को दिया जा चुका है और इन लोगों को देने के बाद 53 संख्या हो जाएगी। तो भारत रत्न से संबंधित ये इफेक्ट थे जो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा भारत रत्न से संबंधित। आगे देखिए, अगला टॉपिक है कि भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1954 में। आप इसको ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे VIMP क्वेश्चन यहाँ पर कि जो है भारत रत्न सम्मान जो है किस वर्ष में प्रदान किया गया, शुरुआत इसकी कब हुई? तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या है? रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या अमिताभ कांत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, रामनाथ कोविंद। इसका विश्लेषण में देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवाले और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 के केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इसकी समिति का गठन किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, दुबई या लंदन या पेरिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई दिल्ली कि दुबई में कि लंदन में कि पेरिस में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो दुबई में जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 आयोजित किया गया। तो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था।
इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देश को प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लिए थे और इस वर्ष में भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पीएम मोदी सम्मेलन के भाग लिए थे और इस वर्ष का जो थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पर मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? कल्की धाम मंदिर याद रखेंगे तो कल्की धाम मंदिर की आधारशिला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, फटाफट से आंसर कीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल, वहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थस्थल की कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। संभल एक जिला है यूपी का। मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णमय भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? भारतीय टीम ने टेस्ट में क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? ऑप्शन यहाँ पर है आपके सामने, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। यह इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है भारत या चीन, मलेशिया या सिंगापुर। किस देश की महिला ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। भारत की महिला ने गोल्ड मेडल यहाँ पर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में जीता था। इसमें देखते हैं आगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। यह पहला मौका है जब भारत ने महिला इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले पुरुष टीम के साल 2016-20 संस्करण के कांस्य पदक जीते थे। पीवी सिंधु, ट्रिशा जाली, गायत्री गोपीचंद और खरब ने अपने मैच जीतकर भारत को बढ़त दिलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध आचार्य जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर है कि तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, जो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक में देखते हैं कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिएगा। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है गुलजार या जगत गुरु राम भद्राचार्य या अमिताभ चौधरी या ए और बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया किसे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से बार बार करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों को नामित किया गया है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को किसके लिए, किस क्षेत्र संबंधित है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके चयन के समिति के प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। गुलजार का असली जो नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है।
गुलजार ने हिंदी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वही राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और संस्कृत के बहुत बड़े महान विद्वान हैं। इसलिए इन लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट देखिए। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1965 में होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा और स्थापना। प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 1965 में दिया गया था। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। VIMP इसको नोट कीजिएगा कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1965 में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसको दिया गया था? तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1969 में फिराक गोरखपुरी को उर्दू के लिए दिया गया था। 1970 में विश्वनाथ तेलुगु में इनको दिया गया था और 1969 में विष्णु डे को बंगला में दिया गया था। तो हिंदी में पहली बार किसको दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। और उर्दू में फिराक गोरखपुरी को 1969 में, 70 में विश्वनाथ तेलुगु के लिए दिया गया और यहाँ पर 1971 विष्णु डे को बंगला में दिया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसके पास ऑप्शन आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के साथ इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। यहाँ पर देखेंगे भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा और पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर के मानवीकरण ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय या ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय। तो किस मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय द्वारा PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो PM विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है और इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको लोन दे करके और उनके कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य सरकार का ये उद्देश्य है कि उनको लोन दिया जाए और उनके कला को या उनके कारीगरी को और निखारा जाए और विकास किया जाए। तो 13,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है और इसमें के तहत 18 व्यवसाय को शामिल किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को शुरू में वित्तीय वर्ष में 2027-28 तक 5 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गुरु रंधावा या शुभमन गिल को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गुरु रंधावा या शुभमन गिल, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। शुभमन गिल को यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारतीय निर्वाचन आयोग के सुप्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकन रह चुके हैं। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स जो 24 है 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है 84 या 85 या 86 या 87। तो 84, 85, 86, 87 इसमें से कौन सी रैंक भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50वीं।
50वीं रैंक जो है भारत की यहाँ पर इंडेक्स पासपोर्ट में है। विश्लेषण में देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों में पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिर गई है। 50वीं, पहले 86वीं थी, 50वीं हो गई है। इस रैंकिंग में 6 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बन के उभरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। VIMP क्वेश्चन जो कई बार यहाँ पर ट्रेंडिंग करने वाला है, ये हर एग्जाम में ट्रेंडिंग करने वाला है, तो इसको आप ध्यान से याद करेंगे और नोट करेंगे। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है, पटना है, वाराणसी, चंडीगढ़ या जयपुर, जल्दी से बताएं। तो पटना, वाराणसी, चंडीगढ़, जयपुर, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव यहाँ पर इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया गया। तो 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में इसका उद्घाटन आयोजन हो चुका है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का। यहाँ पर देखें, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन में हो जाएगा उत्तराखंड जो है, यहाँ पर हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत क्या योजना है, क्या कार्य है, देखते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। आवास पर से हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। इसी को हम हिमालयन बास्केट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। तो हाल ही में किसने, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी, बनवारी लाल पुरोहित, अमित शाह या मनोज सिन्हा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि MBBS सीटें 500 से बढ़ के 1300 हो गई हैं। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है। आगे देखते हैं, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका मुंबई, कटक, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय विशाखापट्टनम में भारतीय जो रक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्चने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, माल्टा, चिली, अल्बानिया या कतर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा माल्टा। माल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISS के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISS की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्किल इंडिया सेंटर का शुरुआत कहाँ पर किया गया, पटना, संबलपुर, भुवनेश्वर या चेन्नई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर संबलपुर में इसका उद्घाटन, स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया है। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV का आयोजन किस देश में हुआ था? शांति प्रयास 4th का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपाल। नेपाल में शांति प्रयास 4th का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4th का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर है स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष मंत्रालय, नीति आयोग या B और C दोनों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आयुष मंत्रालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य एवं संयुक्त पहल की शुरुआत की है। इसका विश्लेषण में देखते हैं यहाँ पर कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर परियोजनाओं से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य क्या है कि देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 EMRS में 6ठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को कवर करना है। अभी आपने देखा EMRS का एग्ज़ाम भी हुआ था। जो EMRS क्या है कि आदिवासी इस छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष तरह से एक नई योजना के तहत इसको रखा गया है और ये विशेष स्कूल जनजातीय छात्रों के लिए खोले गए हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर वाराणसी, विशाखापट्टनम, चेन्नई या अहमदाबाद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। विश्लेषण में देखते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमदका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चौथा जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर है पहला शिमला या गुलमर्ग या मनाली या श्रीनगर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलमर्ग। गुलमर्ग में यहाँ पर चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट क्या है भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो आपको इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन क्या है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसका विश्लेषण में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी को किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, VIMP क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है ढाका, कोलंबो, काठमांडू या दुबई में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलंबो। कोलंबो में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन चलेगा। यहाँ पर इसका विश्लेषण में देखते हैं कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा।
3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है आईआईटी गुवाहाटी, मुंबई या दिल्ली या वाराणसी। तो आईआईटी गुवाहाटी या मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, कौन सी आईआईटी ने यहाँ पर सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है यहाँ पर कि सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। इसका विश्लेषण अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये खेल संबंधित है, इसको नोट कीजिएगा कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं टेस्ट में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। ऑप्शन क्या है? रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन या कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले भारतीय बन गए हैं जो 100 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। यहाँ पर आप विश्लेषण में देखेंगे, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही में अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एडरसन 145 विकेट लिए हैं। यहाँ पर आप अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर